हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है यूपीएससी जो आप लगभग सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो उस पे थोड़ा सा आज खास कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस यूपीएससी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है उसका बात करते हैं। तो यूपीएससी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। ये एक प्रकार का ना संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। ये क्या करती है तो बहुत प्रकार का एग्जाम लेती है। जैसे एक तो सीएसई जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसके बाद एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, वगैरह वगैरह करके बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। यूपीएससी बोलने का मतलब डायरेक्ट लोगों के मन में ये आता है कि हमने यूपीएससी का एग्जाम देंगे मतलब कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। नहीं, यूपीएससी केवल आईएएस और आईपीएस के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, बहुत क्षेत्रों में ये एग्जाम लेती है। जैसे अभी बताएं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया जो डिफेंस लेवल का एग्जाम होता है। उसके बाद आईईएस होता है जो इंजीनियरिंग का हो जाता है। तो ऐसा करके बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हम लोग जो आज बात करेंगे यूपीएससी सीएसई के बारे में। सीएसई मतलब यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम क्या है, सीएसई। सीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी सीएसई का एग्जाम लेती है जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब इसके थ्रू क्या होता है तो इसी के थ्रू जो हम लोग बोलते हैं कि हमें ना आईएएस बनना है, आईएएस डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, और इसी के थ्रू आता है। उसके बाद आईपीएस बनना है, इंडियन पुलिस सर्विस, एसपी बनना है, और इसी सब के थ्रू आता है। और भी बहुत सारा इसमें पोस्ट होते हैं जो इस सीएसई में आता है। जो कौन कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी नाम की एक संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। ओके, क्लियर हो गया। अब जब हमें ये सीएसई का एग्जाम देना है तो इसका एलिजिबिलिटी कुछ होता होगा। हाँ, एलिजिबिलिटी कुछ होता है। तो क्या होता है, सबसे पहला एलिजिबिलिटी होता है कि हमें तो एक भारतीय होना है, लेकिन सभी भारतीय इसका एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसका एग्जाम देने के लिए सबसे पहला जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, नहीं है, किसी भी प्रकार का बैचलर की डिग्री हमें होनी चाहिए। तो इसके बाद दे देंगे। क्या किसी भी एज के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं? ना, किसी भी एज के लोग इस एग्जाम को नहीं दे सकते। उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। क्या होता है तो एज का बात करते हैं तो एज में ना, इसमें कास्ट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जनरल का जो स्टूडेंट होना चाहिए वो 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स का, मतलब 21 ईयर्स से अपने एग्जाम देना शुरू करेगा और कब तक, 32 ईयर्स तक का वो एग्जाम दे सकता है, ना इससे पहले और ना ही इसके बाद। ओके, यदि हम लोग किसका, ओबीसी का बात करें, ओबीसी तो इसमें ना 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल की छूट मिलती है। मतलब कि 21 से 35 ईयर्स तक
यदि वही SC और ST का है, SC और ST का है, तो इसे ना 5 साल की छूट दी जाती है। मतलब जो जनरल के कैंडिडेट्स होंगे उससे ज़्यादा 5 साल और बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि 21 से तो शुरू ही होता है, 21 से सबका शुरू होता है। 5 ईयर्स और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 ईयर्स हो जाएंगे। इतने सालों तक का वो एग्जाम दे सकते। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहने का मतलब, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहने का मतलब कि ये एग्जाम को कितने बार दे सकते हैं। जब तक मन करेगा तब तक, जितना बार मन करेगा उतना बार नहीं। पहला तो कि जब तक मन करेगा तब तक नहीं दे सकते हैं, उसका एक एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद कितने बार देंगे, तो जब तक एज है तब तक क्या लगातार देते रहेंगे, क्योंकि ये प्रत्येक साल ये वैकेंसी आती रहती है। तो नहीं, हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। उसका भी कुछ यहाँ पे नियम है। क्या बोलता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ना कास्ट पे डिपेंड करता है। यदि आप जनरल से हैं, यदि आप जनरल से हैं तो आप ना 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। मतलब 6 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब एग्जाम में बैठने का भी तरीका ना अलग होता है। देखिएगा, पहले हमें अटेम्प्ट्स लिख देते हैं, उसके बाद बैठने का तरीका बताते हैं। जनरल हो गया, ओबीसी का 9 अटेम्प्ट्स होता है, और SC और ST जो होता है वो जब तक टिल लास्ट एज, जब तक उसका लास्ट एज खत्म नहीं हो जाता। ओके, अब अटेम्प्ट्स का बात करते हैं। 6 बार हो गया, 9 बार हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें भी अटेम्प्ट्स कैसे काउंट्स होते हैं। जैसे ये एग्जाम ना 3 फेज में होता है, 3 फेज में। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा जो होता है मेंस होता है, और तीसरा जो होता है ना वो इंटरव्यू होता है, जिसे हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। उसका भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो अभी केवल प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। 3 फेज में इसका एग्जाम होता है। यदि कोई बच्चा इफ इसका फॉर्म फिलअप कर दिया है, फॉर्म फिलअप करने के बाद जब उसका पहला प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मान लिया जाए कि वो प्रीलिम्स के एग्जाम में ना बैठ पाया, तो क्या उसका काउंट होगा अटेम्प्ट्स, या उसका जो अटेम्प्ट्स था, एक अटेम्प्ट्स, क्या वो बर्बाद हो जाएगा? ना। यदि वो प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं देता है तो उसका 6 अटेम्प्ट्स पूरे का पूरा बच रहा है। लेकिन यदि वही बच्चा प्रीलिम्स दे देता है और उसके बाद मेंस नहीं देता है, तब उसका एक अटेम्प्ट यूज हो गया है, क्योंकि उसने प्रीलिम्स दे रखा है। अब हम लोग एग्जाम का स्टेज देखते हैं। तो 3 स्टेज में से पहला स्टेज होता है, एग्जाम जो लेती है 3 स्टेज में लेती है। पहला स्टेज कौन सा है? प्रीलिमिनरी स्टेज। मतलब इसमें प्रीलिम्स बोलते हैं इसे, और उसका एग्जाम होता है सबसे। अब ये प्रीलिम्स में कितना पेपर होते हैं? तो प्रीलिम्स में ना 2 पेपर होते हैं। एक कहलाता है जनरल स्टडीज पेपर 1, और दूसरा कहलाता है जनरल स्टडीज पेपर 2। 2 एग्जाम होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 होते हैं। ठीक है, पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओके, अब ये जनरल स्टडीज पेपर 2 को पता है एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? CSAT बोलते हैं। CSAT बोलते हैं। फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कितना क्वेश्चंस पूछते हैं? तो 80 क्वेश्चंस। फुल मार्क्स क्या होता है? तो 200 मार्क्स होता है। ठीक है, प्रत्येक पेपर के लिए 2 आवर्स का समय दिया जाता है। प्रत्येक पेपर के लिए कितने समय दिए जाते हैं? 2 आवर्स। इसके लिए भी 2 घंटे और इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाता है। और इसमें ना निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का, 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है। जैसे मान लिया जाए कि अब कितना क्वेश्चन, मान लिया जाए इस 100 में से कितना, 100 में से अब मान लिया जाए 80 क्वेश्चन ना
सही किए हैं, 18 सही किए हैं, तो 80 सही का मतलब आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो 160 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन 20 जो बचा ना, 20 जो बचा उसमें से 15 जो क्वेश्चन है ना वो आप गलत कर दिए हैं, 5 छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन 15 क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो फिर अब क्या हो जाएगा, ये 15 क्वेश्चन मतलब कितना मार्क्स, 30 मार्क्स। अब ये 30 का 1/3, 30 का 1/3 कितना हो जाता है, 30 का 1/3 मतलब कि 3 मार्क्स, 3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो टोटल मार्क्स जो आपके आए हैं वो कितना आ जाएंगे, 150 मार्क्स आएंगे। तो इस पे ध्यान देना है कि मतलब जो भी हम बनाए वो लगभग मेरा सही हो जाए। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। अब पेपर 1 और पेपर 2 में सिलेबस का बात कर लेते हैं। ये तो इस तरह से एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितना समय दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग होता है, ये सब देख लें। अब सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं पेपर 1 का। पेपर 1 का सिलेबस क्या आता है, तो इंडियन पॉलिटी होता है, उसके बाद क्या होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमी होता है, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस से रिलेटेड कुछ, उसमें टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन रहेगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एसोसिएटेड, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में वो क्वेश्चन। इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है ना, जनरली करेंट अफेयर्स में आ जाते हैं। करेंट मतलब जो फिलहाल में इंटरनेशनल रिलेशन, किस देश के साथ कैसा रिलेशन है, कौन सा देश में क्या हो रहा है, ऐसा करके इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाते हैं। और भी बहुत सारा करेंट अफेयर्स जो इंडिया में हो रहा है, वो सभी करेंट अफेयर्स इस पेपर 1 में आते हैं। अब पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 सिलेबस में ना सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का होता है। उसके बाद क्या होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होता है, मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसका सोचना है कि मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे हमें निकालना है। कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए रहेंगे, जैसे यदि मान लिया जाए आप IAS या IPS बन रहे हैं, तो आप फील्ड में काम करने के लिए गए या कुछ हुआ वहाँ पे देखने के लिए गए, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तभी तो आप गए हैं। तो अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आप निकालते हैं, तो उसी तरह का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए रहेंगे, तो उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर 2 में दिए हुए रहेंगे। ओके, उसके बाद इसमें होता क्या है ना कि ए वाला ना केवल पासिंग मार्क्स होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और यदि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर गए हैं तो फिर आप मेंस में, मतलब दूसरा जो स्टेज होता है उसमें जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। यदि यहीं पे आप फेल हो गए तो फिर आगे का एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। और केवल एक क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जो लास्ट में मेरिट लगता है, लास्ट में जो मार्क्स जुटता है उसमें ये मार्क्स जा करके जुटेगा नहीं, यहाँ पे केवल पास होना है, उसके बाद सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये था पेपर 1, मतलब कि प्रीलिम्स का एग्जाम कैसे होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग देख लें। अब अगले वीडियो में हम लोग मेंस का देखेंगे, क्योंकि मेंस का अलग वीडियो बनाना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, एग्ज़ाम्स का पेपर ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसका वीडियो हम लोग अलग से देखेंगे। ओके।